नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ एक है कि अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश, मतलब ये जो संवैधानिक सीट है वो धर्म निरपेक्ष, जात निरपेक्ष और क्षेत्र निरपेक्ष मानी जाती है, होती भी है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है वो किसी दल का नहीं है, वो सर्वदल है, वो लोकसभा का कस्टोडियन है। उसी तरह से राज्यसभा का सभापति, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, वो किसी दल के नहीं है, वो दल निरपेक्ष है। सीट पर बैठे हुए वो धर्मनिरपेक्ष भी हैं, क्योंकि यह देश बहुधर्मी है, बहुभाषी है, बहुक्षेत्रीय है। तो भारत महान का जो संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा, ना तो वो हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा, बल्कि वो हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। वो अलग बात है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले, संवैधानिक सीट पर बैठने से पहले उसका जो धर्म रहा हो, उसके अलावा बाकी धर्मों के पूजा पद्धति की ज्ञान उसके पास ना हो, लेकिन सीट पर बैठते उस धर्म का आदर करना उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जैसे मैं अपनी बात लूँ, मैं किसी का नाम लेने बने, मैं खुद का नाम ले रहा हूँ। मैं राकेश सिंह परमार, क्षत्रिय जाति, हिंदू धर्म। मुझे हनुमान चालीसा आता है, गायत्री मंत्र आता है, हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति करने आता है। अब मान लीजिए कि मैं किसी संवैधानिक सीट पर चला जाऊं तो मुझे पवित्र कुरान की आयत नहीं आती, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे लिखा होता है, क्या लिखा होता है। उसी तरह से मुझे गुरबाणी नहीं आती, उसी तरह से मुझे जो बाइबल है वो नहीं आता। लेकिन संवैधानिक सीट पर बैठने के बाद मुझे बेशक बाइबल न आता हो, लेकिन क्रिसमस की बधाई देना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन का भी संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति होऊंगा। ईद की, बकरीद की बधाई देना मेरा नैतिक और कानूनी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं मुसलमान का भी संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति होऊंगा। गुरु गोविंद साहब का जन्मदिन और शहादत दिवस का भी मुझे बधाई देना बनता है, क्योंकि मैं उनका भी होऊंगा। मैं बात इसलिए यह कह रहा हूं कि कल ही मैंने उपराष्ट्रपति के मिमिक्री पर तमाम वो लोग जो उसमें सहभागिता कर रहे थे, चाहे वो ताली बजा के कर रहे थे, वीडियो बना के कर रहे थे, या स्वयं कर रहे थे, मैंने सभी को लानत मानत भेजा था, भला बुरा कहा था और कहा था कि यह लंपटगिरी का काम है, यह बेहूदगी है। उन मतदाताओं से मैं क्षमा मांगता हूं जिनके मतदान के बाद ये जनप्रतिनिधि बने हैं और संसद में असंसदीय काम कर रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा उनसे नहीं मांगूंगा जो लंपटगिरी कर रहे हैं। अगर उनको मुझ पर केस करना हो करें, मैं अपने देश के उपराष्ट्रपति के अपमान पर जेल जाने को भी तैयार हूं। लेकिन देखिए, कल में और आज में कितना परिवर्तन हो गया। राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पेंडुलम की तरह घूम रहा है। मतलब ये बैडमिंटन जैसा हो गया कि आप जैसे बैडमिंटन खेलने देखते हैं तो ऐसे ऐसे मुंडे हिलानी पड़ती है, क्योंकि बैडमिंटन में जो कर्क होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तुरंत आता है। फुटबॉल जैसा नहीं कि थोड़ी देर में आता है, क्रिकेट जैसा नहीं कि कभी कभी आता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य उसी तरह से हो गई है। कल मैं उपराष्ट्रपति और सभापति के अपमान पर सभी सांसदों को जो उसमें भाग ले रहे थे भला बुरा कह रहा था, और आज भी कह रहा हूं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि आज माननीय उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनके तरफ से वीडियो बयान आया। मतलब वो बोलते हुए बोले गए, मैं कोई मिमिक्री करके या एआई से नहीं बनाया, या कोई उनके नाम पर बयानबाजी नहीं कर रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति जो सभापति भी हैं राज्यसभा के, उनका वीडियो बयान समाचार चैनलों पर आया कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपनी सीट की रक्षा करूं, अपने जाति की रक्षा करूं, किसानों के स्वाभिमान की रक्षा करूं। जगदीप धनखड़ का अपमान कीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस सीट का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह मेरी जाति का अपमान है, यह किसान का अपमान है। और उसके बाद देश भर में जाटों का धनखड़ के साथ
या आदरणीय माननीय धनखड़ जी के साथ आने की जो सिलसिला चालू हुआ, दिल्ली में जाटों ने जगदीप धनखड़ के समर्थन में प्रदर्शन भी कर दिया और देश भर के किसान प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि यह एक भाजपा के लिए बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाने या दे देने जैसा है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के बयान से उत्पन्न हुआ है। किसान आंदोलन में भाजपा से किसान दूर हो गया था। महिला पहलवानों के उत्पीड़न, जो कथित उत्पीड़न मानता हूं, वो अभी उसकी जांच जारी है। मुझे नहीं मालूम कि वो उत्पीड़न हुआ या नहीं हुआ। जब तक कोई जांच पर निष्कर्ष नहीं निकला, मैं उसको कथित उत्पीड़न ही बोलूंगा। वो कथित उत्पीड़न जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, जिस पर वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी, उसमें भी जाटों और किसानों ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई थी और उनके विरोध में बैठे थे। लेकिन यह एक हथियार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया है, बैठे बैठाए। तब जबकि उपराष्ट्रपति और सभापति का पद धर्मनिरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है। मतलब उपराष्ट्रपति जी भाजपा के सदस्य नहीं है, ना ही राज्यसभा का सभापति जी भाजपा के सदस्य है। लोकसभा का अध्यक्ष तो एक तरह से भाजपा का मेंबर है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के नाते वो पद निरपेक्ष है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी तो बहुत दिन से राजनीतिक निरपेक्ष है, क्योंकि जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का पद संभाला, उसी दिन से वो राजनीतिक गतिविधियों से दूर हो गए, क्योंकि राज्यपाल का पद भी धर्मनिरपेक्ष पद है। मतलब एक बहुत लंबे समय से किसी राजनीतिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता की जिम्मेवारी से विमुक्त हुआ एक व्यक्ति बैठे बैठाए भाजपा के पाले में किसानों को, जाटों को ला दिया एक सिंगल बयान दे करके। यह राजनीतिक बयान है। जगदीप धनखड़ साहब को मैं कुछ नहीं जानता, उनके विषय में मतलब बहुत ज्यादा भेंट मुलाकात नहीं है। सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। कभी वकालत के फील्ड में मेरा आमना सामना नहीं हुआ। हम लोग तो छोटे मोटे कोर्ट में जाने वाले लोग हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना के जाते थे। लेकिन हमारे आदरणीय चाचा बताते हैं कि बहुत दिन तक उनके चैम्बर में बैठा करते थे। सौम्य स्वभाव के आदमी है, ठीक ठाक व्यक्तित्व है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब राजनीतिक गोटी खेलने में तनिक भी देर नहीं लगाए, चाहे वो बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाने हो या उनके एक बयान से भाजपा ने लपक लिया हो, जो भी मामला हो। लेकिन धनखड़ साहब के मुंह से यह निकलना कि मेरे जाति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। इसके कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे ख्याल से, एक सदस्य ने एक बयान दिया था कि कौन सा पढ़ा लिखा जैसा, मतलब वो दूसरे नाम पर ले रहा था। धनखड़ साहब सभापति के सीट पर बैठ करके उस बयान को अपने तरफ लपके और बोले कि देखिए माननीय सदस्य, मेरा और एक और सदस्य का नाम ले, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, का लिहाज कर रहे हैं। असल कहावत यह है कि पढ़ा लिखा जाट अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, आप पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। मतलब उन्होंने कहा, ऐसे कहा, जो उनके शब्द एक्यूरेट शब्द बता रहा हूँ कि माननीय सदस्य मेरे और माननीय सदस्य के यहाँ होने का लिहाज कर रहे हैं। कहावत यह है कि अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट भगवान बराबर। मतलब वो उपसभापति के उपराष्ट्रपति के पद और सभापति का सीट पर खुद को जाट कह करके प्रचारित करने की जो प्रवृत्ति है, मैं उस दिन ही इस बात का विरोध किया था। उपराष्ट्रपति महोदय को इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए था। हमारा लोकतंत्र बड़ा सुदृढ़ मजबूत है और इसमें छोटी छोटी बातों से लोकतंत्र को दागदार होने, आंच आने और प्रभावित होने का खतरा है। हमको इन सब चीजों से दूरी बनाकर रहनी चाहिए। एक तो जिन सांसदों ने उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज तीनों एक्ट, मतलब जो अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट था, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इसको बदल करके अब ये नए एक्ट 2023 के नाम से आएगा और उसमें कई तरह की प्रोविजन है। वो उसका विस्तृत विवरण तो जब ये छप जाएगा तब आएगा। अभी लोकसभा से आज पास हो गया,
कल राज्यसभा से पास हो ही जाएगा, क्योंकि विपक्ष है नहीं और सदन में बहुमत है, और राष्ट्रपति जी तो साइन करने के लिए तैयार है, बैठे हैं। वहाँ से वापस आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति के अपमान पर बयान दे सकती है कि उपराष्ट्रपति का अपमान उचित नहीं है, उनसे तो यही उम्मीद किया जाएगा कि वो तुरंत हस्ताक्षर कर देंगी। तो मेरा मांग है कि उसमें एक लाइन और जोड़ दिया जाए, जब तक राष्ट्रपति जी का साइन नहीं हो रहा है। राज्यसभा में अभी पेंडिंग है और राज्यसभा से भी अमेंडमेंट आती है। मैं राज्यसभा के विद्वान सदस्यों से चाहूंगा कि एक लाइन जोड़ दिया जाए कि इस तरह की संवैधानिक सीट पर बैठे लोगों की भोला प्रदर्शन और मिमिक्री जैसे काम करने और कमतर दिखाने पर आजीवन चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए, तो शायद इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ आजीवन प्रतिबंध का कोई प्रोविजन नहीं है। राजनीतिक दल भी 6 साल के लिए सस्पेंड करते हैं और फिर सब्सेशन वापस करके ले लेते हैं। हमारे जो राजनेता है या राजनीति में आने वाले लोग हैं वो कानून से ऊपर हैं, क्योंकि कानून उनके लिए नहीं। वो तो कहते हैं कानून तो हम ही बनाते हैं ना, तो हम पर थोड़े लागू होगा, वो तो लागू दूसरे पे होता। हम तो कानून से ऊपर है, हम पर कानून लागू नहीं होता। यह बात जब तक इन लोगों के ऊपर रहेगी तब तक इस देश में कानून का खौफ और कानून का इज्जत नहीं रहेगा। मेरा जिस तरह से मनचलों का देश है, जिस तरह से कानून मेरी मुट्ठी में मानने वालों को देश है, उसमें कानून का इज्जत की जगह कानून का डर का माहौल होना चाहिए। हर आदमी कानून से डरे, क्योंकि हम डर और डंडे से ही ठीक होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, माफियाओं को लगता था कि क्या करेंगे, आज FIR होगा, कल हम जमानत पर आ जाएंगे या जेल में ऐश करेंगे। लेकिन जब यहाँ इनकाउंटर जेल के अंदर भी होने लगा, तब माफियाओं में, गुंडों में खौफ आई। उन्होंने देखा कि दर्जनों पुलिस के बीच में भेजे में गोली मारने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो गई है। तब उनको लगा कि भाई ठीक ही रहने में भलाई है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया ठीक है, क्योंकि उन्हें कानून का डर है। हम लोग डर से ही डरते हैं, व्यवहार से तो डरते नहीं हैं, और चिट्ठी पत्री FIR से तो हमको बिल्कुल कोई डर नहीं लगता। कहाँ डर लगा? लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला है, उसके देह पर कोई शिकन ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये कोर्ट होगा तब तक इतना समय निकल जाएगा कि स्वतः लालू प्रसाद यादव जी के जाने का टाइम आ जाएगा। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, पूर्ण स्वस्थ रखे, मेरी दुआएं मनोकामना ही रहा है। लेकिन जो आया है वो जाएगा, ये शाश्वत सत्य है। तो जब आएगा और अपने मर्जी से और प्राकृतिक रूप से जाएगा, फिर वो कैश और फर्क नौकरी के बदले में जो अगर कुछ होगा भी तो क्या हो पाएगा, ये नेताओं को पता है। वही बात तेजस्वी को पता है कि आज अगर कोर्ट उनको सजा कर दे तो वो बिना चुनाव लड़े जीत जाएंगे, क्योंकि देश की जनता सिंपैथी दे देगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को कानून का डर हो कि अगर सजा हो जाए तो फिर जीवन भर चुनाव ना लड़े, तब जा करके इनको डर लगे करके यार घोटाला कल को खुलेगा तो मैं जीवन भर चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर राजनीतिक वाले लोग तो कहेंगे कि जब चुनाव में नहीं आएगा तो फिर कानून का डंडा बढ़िया से दो इसको। तो यह होगा। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, बड़े अदब से, बड़े इज्जत से अपने संसद में बैठने वाले सभी सदस्यों से, चाहे वो सभापति के आसन पर बैठे हों, लोकसभा के अध्यक्ष के आसन पर बैठे हों, या हॉल में बैठे हों, या बेल में कूदते हों, आप लोगों पर पूरे 140-45 करोड़ लोगों की निगाहें के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा, सबसे विविधता वाला लोकतंत्र है। हम एक जगह पर बैठते हैं, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई असमी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है। मतलब जो अष्टम अनुसूची में शामिल भाषा के अलावा भी बहुत साफ भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे कोई भोजपुरी बोलता है। और एक जगह है, एक गुलदस्ते के तरह से, जैसे गुलदस्ते में अलग अलग फूल होते हैं और वो एक पिरोया हुआ होता है, हम एक इतना सुंदर माला की तरह से जिसमें लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी फूल है और वही धागे से बंधा हुआ है, वो हमारा भारतीय जनता का धागा। यह दुनिया देख करके तरसती है और इसको खंड खंड करने के प्रयास में रहती है। आपके एक व्यवहार से अगर वो खंडित होता है तो यह दुर्भाग्य होगा इस देश का, जिन्होंने आपको चुन करके वहां भेजा है। आप गलती से चले गए हैं, आप वहां जाने के लायक नहीं थे,
यह बात सोचने पर भारतवासी मजबूर ना हो। अपने आप को सुधार लीजिए, लोकतंत्र को बचा लीजिए और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा लीजिए। नहीं तो अफसोस के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा। बाकी इस भारत महान की पवित्र जनता, महान जनता को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपके जनप्रतिनिधियों के लिए लंपट, बेहुदा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, उनसे नहीं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत महान और जय हो लोकतंत्र।